नमस्कार, मैं शुभांकर मेरे चैनल एसआर टॉक्स में आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम टू माय चैनल एसआर टॉक्स। आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करने आया हूँ वो है कि क्या हम आज़ाद हैं। उससे पहले आज 15 अगस्त है, इसलिए 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज कुछ चुनिंदा परिवार खुश होंगे, जी हाँ, वो परिवार जिनको हम इतने बड़े देश में अपनी उंगलियों तक पे गिन सकते हैं। वो कौन है? जी वो परिवार हैं जिनको हमारे भारतीय कानून ने, संविधान ने न्याय दिया है। क्या करें, उनकी तादाद इतनी कम है कि हम उनको अपनी उंगलियों तक पे गिन सकते हैं। आप भी इस बात को जानते होंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे देश की कानून व्यवस्था का क्या हाल है। उदाहरण के तौर पे आप निर्भया केस को ही ले लीजिए। निर्भया जैसे केस में जब इंसाफ मिलने में 7 वर्ष 3 माह लगते हैं, हमें खुशी है कि इंसाफ तो मिला, पर क्या इस इंसाफ को मिलने में थोड़ी देरी नहीं हो गई? थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा देरी हो गई। 16 दिसंबर 2012 की वो काली रात, वो भयानक रात जिसने इंसानियत जैसे शब्द को संसार कर दिया था कि क्या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ इतना बुरा भी कर सकता है। उस रात को जो कुछ भी हुआ, उस चीज को बताने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं हुई, क्योंकि वो इतना खतरनाक था कि हम सोच भी नहीं सकते। मैं आपको यहाँ पे निर्भया की कहानी सुनाने नहीं आया हूँ, वो तो आपको पहले भी बहुत लोगों ने सुनाई होगी, आपने देखी होगी। जी मेरा सवाल यहाँ पे हमारे देश के कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम से है। हमारा भारतीय कानून, क्या कहें इसे हम, अंधा तो ये ऑलरेडी है, और प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से एक काना, लूला, बहरा, लंगड़ा सब कुछ हो चुका है। वो इसलिए कानून की जो मूर्ति हमारे सामने खड़ी है वो बस खड़ी ही रहती है। वो क्यों खड़ी है? क्या वो सच में अंधी है? निर्भया केस के बाद भारत के लोग भारत के कानून से ये सवाल सीधा पूछ रहे हैं। कानून के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये शायद एक आम केस था, क्योंकि अगर कानून ने इसको एक महत्वपूर्ण केस माना होता तो निर्भया को न्याय मिलने में 7 वर्ष 3 माह का समय नहीं लगता। उदाहरण के तौर पे आप ये देख लीजिए कि 1991 में जब अयोध्या और बाबरी मस्जिद में जो प्रॉब्लम्स हुई, अगर भारत में अगर उस केस के ऊपर डेली सुनवाई हो सकती है तो हमारे देश में निर्भया जैसे कांड जब होते हैं उन पर डेली सुनवाई क्यों नहीं हो सकती? क्यों उनको कोर्टों में अपनी एड़ियां रगड़नी पड़ती है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है? जब किसी लड़की के साथ कुछ बुरा होता है या किसी के साथ जो कुछ बुरा होता है तो देखा जाए तो जब एक ही बार बुरा होता है, पर जब वो केस कोर्ट पहुंचता है तो उसके साथ जो घटना हुई, जो बुरा व्यवहार या उसके साथ जो कुछ भी हुआ, कोर्ट में उसके बारे में उसको वापस बताना पड़ता है। जो चीज़, जो डर या जो दर्द उसने एक बार सहा, उसको कोर्ट में जाके उस दर्द को वापस सहना पड़ता है, बार बार सहना पड़ता है। क्यों है हमारी व्यवस्था ऐसी? हम जो इंडियंस है ना, खूब सोचते हैं और सोचने के आधार पे हम अपने आप को जीनियस मानते हैं। अब एक उदाहरण आप ले लीजिए कि हम भारतीय लोग पुलिस वालों के लिए क्या सोचते हैं कि करप्टेड हो सकते हैं, रिश्वत लेते हैं, छोटी छोटी बात पे गालियां तक देते हैं, उनके बात करने का लहजा ठीक नहीं होता है। आगे मैं जिन पुलिस वालों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, तो जो हम पुलिस वालों को लेकर सोचते हैं, शायद उस सोचने में थोड़ा बदलाव है। डीसीपी छाया शर्मा, पीएस कुशवाहा, इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह और उनकी पूरी टीम वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने पुलिस के काम करने के तरीके को पूरा पलट कर रख दिया, जिन्होंने एक मिसाल कायम कर दी कि काम ऐसे भी होता है। 16 दिसंबर 2012 निर्भया के साथ जो दरिंदगी हुई, उसके बाद उन हैवानों ने चलती बस से उसको नीचे फेंक दिया। उसके साथ उसका दोस्त भी था। उस दोस्त ने ये बताया कि वो दोनों के ऊपर वो बस चढ़ाना चाहते थे। जिन पुलिस वालों का नाम अभी मैंने आपको बताया था, अब मैं आपको उनका काम बताने जा रहा हूँ। दिल्ली, जिसकी उस वक्त आबादी यानी 2012 में 1.5 करोड़ के आसपास रही, इन 6 लोगों ने इस गंदे काम को किया था। आपको क्या लगता है करना आसान रहा? 16 दिसंबर को जब ये घटना हुई, तो 17 दिसंबर को यानी उसके अगले दिन ये खबर हर न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली।
ये खबर उन 5 एवं 6 तक भी पहुंची होगी। आपको क्या लगता है उन्होंने गायब होने की कोशिश नहीं करी होगी? एक बहुत छोटी सी बात है, मैंने आपको बताया कि वो 6 जने गायब होने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर वो 6 जने जितना गायब होने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तो दिल्ली पुलिस उससे ज्यादा उनको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। हमारे देश की जनसंख्या आपको अच्छी तरीके से पता है। इस जनसंख्या के बीच में गायब होना कोई बड़ी बात नहीं है। 6 जनों में से 2 जनों को तो गायब होने में कामयाबी मिल भी गई थी, वो दिल्ली छोड़ चुके थे। सलाम करता हूँ हमारी दिल्ली पुलिस को, जिन्होंने दिए गए समय से भी कम वक्त में उन 6 जनों को पकड़ा। इसके अंदर से 2 जनों की गिरफ्तारी तो दिल्ली से बाहर। यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ जाती है कि पुलिस ने अपना काम बहुत अच्छा किया, बखूबी रूप से किया। इससे एक बात साफ होती है कि जिस दिन पुलिस एक्शन लेने पे आती है, वो अपराधियों को, चाहे वो नर्क हो या शमशान हो या कब्रिस्तान हो, वो कहीं से भी ला सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस ने अपना काम कर दिया। अब यहाँ से शुरुआत होती है कोर्ट के ड्रामे की। पर अब बात आती है हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कि इन 7 वर्ष 3 माह तक उन्होंने 6 अपराधियों के साथ क्या किया। पर अब बात आती है हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कि इन 7 वर्ष 3 माह तक उन्होंने 6 अपराधियों के साथ क्या किया। पुलिस ने 6 जनों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया। निर्भया के साथी को 19 दिसंबर को कोर्ट में गवाही दी। 6 जनों ने जो क्रूरतापूर्वक कार्य उनके साथ किया था, उस पूरे गंदे काम को करने 6 जनों ने 1 से 1.5 महीने के बाद अपने अपराध को मान लिया। जब उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, तो 10 सितंबर 2013 को कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुना दी। मतलब अपराध होने के केवल 9 महीने के बाद उनको फांसी की सजा सुना दी गई। तो सवाल ये उठता है कि 10 सितंबर 2013 से 20 मार्च 2020 तक क्या ड्रामा हुआ। 10 सितंबर 2013 को जब उन 6 जनों को फांसी की सजा सुना दी गई थी, यहाँ से ये फैसला अब कोर्ट बाय कोर्ट घूम रहा था। कभी सेशन कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट। यह स्थिति एक कोर्ट के फैसले की नहीं, एक फुटबॉल के मैच की हो गई। कभी इस पैर तो कभी उस पैर। आपको एक बहुत बड़ी जानकारी उस समय की मैं देना चाहूँगा। जब राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास उनकी दया याचिका भेजी गई, तो आपको सुन के शायद विश्वास ना हो या शायद आप पागल हो जाए खुशी से कि उन्होंने इनकी दया याचिका को सुन भी लिया था और इनकी मौत की सजा को उम्रकैद की सजा में बदल के रख दिया था। देश में हिंसा की आग और जल उठी। सबने इस फैसले के ऊपर कड़ी आपत्ति जताई। एक बहुत साधारण सी बात थी। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि एक महिला होने के बावजूद भी आपने दूसरी महिला की मर्द क्यों नहीं समझा। ये हमारे देश, हम सबके लिए एक बहुत बड़े शर्म की बात है। ये बेइज्जती केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी लोगों को झेलनी पड़ी। बाद में बहुत से दबावों में आके प्रेसिडेंट ने वापस इसको मौत की सजा में ही पलट दिया। निर्भया जैसे केस इतने बड़े बुरे तरीके से अपराध हमारे देश में हो गए, तो आज भी 70 से 75 साल पुराने नियमों के हिसाब से काम चल रहा है। जब निर्भया जैसे केस इंसाफ मिलने में 7 वर्ष 3 माह लगते हैं, तो इसके आधार पर हम क्या कहेंगे कि हमारे देश का कानून बहुत मजबूत है? जी मुझे तो ऐसा नहीं लगता, शायद देश को भी ऐसा नहीं लगता कि रेप जैसे केस में हमारा जो कानून है वो बहुत कमजोर है। क्योंकि इंसाफ मिलने में जब इतना टाइम लग रहा है तो क्या करें ऐसे कानून का। 2012 निर्भया केस के होने के बाद शायद सरकारों को थोड़ा सा एहसास हुआ या देश के कानून को थोड़ा एहसास हुआ कि शायद कुछ नया करना चाहिए। तो इस नया करने के आधार पर उन्होंने 2013 में इंडिया में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करी। इस स्थापना के अनुसार, कोर्ट के अनुसार कि इस तरीके से जिससे लाइक रेप विक्टिम्स है या कोई भी बड़ा अपराध हमारे देश में हुआ है, उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। पर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि अगर 2012 में निर्भया केस हुआ था, तो क्या 2012 के पहले इस तरीके से हमारे देश में कोई अपराध नहीं हुआ था? और अगर हुआ भी होगा तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या उनको न्याय मिल गया होगा? वो कौन है हमारे सामने, वो आज तक आ तक नहीं पाए? मुझे समझ में नहीं आता कि 1947 से लेकर 2012 तक ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का सोच इंसानों के दिमाग या सरकारों के दिमाग में क्यों नहीं आया। ना जाने कितने लोग बिना इंसाफ के मर गए होंगे। दिल्ली के एक अदालत के एक जज ने कहा था कि हिंदुस्तान में जितने केस पेंडिंग चल रहे हैं, अगर इन सबको हम सॉल्व कर दें तो 450 साल से ज़्यादा हमारे देश के
अरे भाई ऐसे में पूरी दुनिया पता नहीं क्या क्या कर रही है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। मैं जिसकी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जी, उनका नाम था फूलन देवी। फूलन देवी अगर हम नॉर्मली अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आप उनको एक डकैत के नाम से समझेंगे। वो एक डाकू थी और मतलब उनका टेरर था इलाके के अंदर। पर अगर आप उनकी ज़िंदगी को थोड़ा डेप्थ में जाके देखें तो शायद आपको सच्चाई पता लगे कि उनके साथ हुआ क्या था। एक गरीब परिवार में वो थी, उनको एक झूठे केस में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस लॉकअप के अंदर ही ना जाने उसके साथ इतनी हैवानियत और इतनी क्रूरता हुई कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर उसको पुलिस लॉकअप से छोड़ दिया गया। जिस परिवार में उसकी शादी हुई थी उस परिवार ने भी उसको स्वीकारने से मना कर दिया। तो वो सिस्टम से बहुत ही तंग खा गई। बोला अब क्या करना है ऐसी जगह पर रहकर। उसने डकैतों के गिरोह ज्वाइन किया। डकैत के सारे काम सीखे, उसने क्राइम करना सीखा। पर उसके दिमाग में एक चीज है कि उसके साथ जो गंदा व्यवहार या जो गंदगी उसके साथ हुई थी वो उसका बदला लेना चाहता है। अब उस बदले के आधार पे उसने अपना खुद का एक डकैतों का झुंड बनाया, एक गैंग बना ली। उसने उन सभी लोगों को, उसी जेल के जो सिपाही थे, पुलिस वाले थे, उन सबको उठवाने के बाद उन सबको एक लाइन में खड़ा करके उनको गोली छोड़ा दिया। यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर भारत में किसी भी रेप पीड़िता या किसी भी जो कि एक बहुत बड़े क्राइम का शिकार हो, अगर उसको इंसाफ लेना है तो क्या वो गलत नहीं का रास्ता है? मैं इस बात से सहमत हूँ कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर बुरा होता है, उसको भारतीय कानून अगर न्याय देने में इतना समय लगाता है तो मजबूरन किसी को ऐसा कदम उठाना पड़ेगा ही। फूलन देवी के अंदर जोर था, इस बात को विश्वास था, इसलिए उसने उसको मार दिया जिसने उनके साथ इतना बुरा किया। अगर भारत में हर पीड़िता ही अगर अपने साथ हुए अपराध का इस तरीके से बदला देना चाहिए तो बहुत साधारण सी बात हो जाएगी कि लॉ एंड सिस्टम नहीं यहाँ से हिसाब से चलाओ, अपने हिसाब से सोचो करना है। यहाँ सवाल है कि 2014 में भारत में एक नई सरकार है, एक नई सोच है। ये नहीं कहूँगा मैं ये साफ करूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूँ कि अगर हम पूरी हमले का बदला ले सकते हैं, अगर हम बालाकोट बदले का बदला ले सकते हैं, अगर हम अयोध्या और बाबरी मस्जिद के मामले को सुलझा सकते हैं तो रेप के ऊपर या भारत के अंदर घटी हुई बड़ी घटनाओं के ऊपर क्या इसके ऊपर हमें नहीं सोचना चाहिए? तो बात ही किसी और चीज़ की चल रही है। यहाँ सरकारों को गिराने उठाने की बात चल रही है या किसी को कोई परवाह नहीं है। यहाँ आपको पता भी नहीं होगा, शायद आधे भारत को लगभग किसी को भी पता नहीं होगा कि 4 अगस्त को नई दिल्ली के अंदर पश्चिम बिहार के 12 वर्षीय छोटी बच्ची के साथ बहुत बड़ी हैवानियत, शायद वही 2012 के दिन का कांड को याद दिला देता है। अगर वापस से हमारे देश में दिल्ली के अंदर इस तरह के क्राइम अगर हो रहे हैं तो हम सोच सकते हैं कि अपराधियों के अंदर आज भी हमारे देश में कोई डर नहीं है कि हम अपराध करेंगे क्या होगा, अरेस्ट हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे। यार भारत में ऐसे ऐसे केस भी घटे हैं कि जिनके अंदर क्रूरता हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है, उसके बाद तो लोगों को फांसी की सजा नहीं हुई। 2018 का 87 नगर का मैं केस उठा के नहीं कीजिए चाहते जब आपसे कुछ शब्द कहना चाहूँगा। मान लीजिए कि कभी सच भी था कि हम अंग्रेजों के गुलाम हो। आपको क्या लगता है अगर हम गुलाम हुए तो क्या केवल अंग्रेजों की मर्जी से हुए कि हमारे देश की जनसंख्या उस समय कम थी, अंग्रेजों से कम थी? फिर भी हम गुलाम हुए 200 साल तक उन्होंने हम पे राज किया। क्यों? हमारी सोच। हमारे आधे से ज़्यादा लोग तो हो सकता है, सारे लोग तो भले नहीं, कुछ लोग तो हमसे यहाँ बात है आज की मैं ये नहीं कह रहा कि हर आम आदमी खुशी से अपने जीवन को जीना, अच्छे काम को जीना, वो भी डर सकता है। अपराधियों के अंदर तो डर हो बहुत लोग नहीं हो, शायद मैं देखता हूँ और बहुत जल्द आप भी देखेंगे। जिस तरीके के आंदोलन हमने अंग्रेजों के खिलाफ हमारे देश की आज़ादी लेने के लिए किए थे, बहुत जल्द हमारे ही देश के लोग हमारे देश में एक मजबूत कानून के लिए लोग आंदोलन करेंगे। मैं कह सकता हूँ अगर अयोध्या और बाबरी मस्जिद जो अभी कुछ दिन पहले जिसको सॉर्ट हुआ है, सब कुछ ठीक हो गया है, इसी के चलते आप रेप के ऊपर या इस तरीके के अपराधों के ऊपर एक मजबूत कानून बनाइए ना, जिससे देश के अपराधियों के अंदर डर बने। आचार्य चाणक्य ने भी एक चीज बताई थी
कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास उस देश की दंड नीति पर डिपेंड करता है। अब आप जानते हैं कि हमारी दंड नीति क्या है। यहाँ इंसाफ देने में हम 7-8 साल लगा रहे हैं यार। ये तो एक वो केस है जो हम जानते हैं। ना जाने कितने लाखों हजारों केस ऐसे होंगे जिनके बारे में तुमको पता तक नहीं होगा। आप उदाहरण के तौर पे 4 अगस्त का दिल्ली का केस लेके देख लीजिए, आपको बता दें कि हमारे देश में ऐसा कोई अपराध हुआ है। क्योंकि आज की मीडिया क्या दिखा रही है आपको पता है। बस जाते जाते यही शब्द कहूंगा कि जिस तरीके के अपराध हमारे देश में आज हो रहे हैं उनके ऊपर एक मजबूत कानून आए जिसके अंदर इस तरीके के अपराध करने वाले अपराधियों के अंदर डर फैले, डर बने। ये बहुत साधारण सी बात हो सकती है कि जब हमारे देश का संविधान एक कानून लिखा जा रहा था तो शायद उन लोगों को भी ये पता नहीं होगा कि आने वाले समय में 70-75 साल बाद हमारे देश में इस तरीके के जघन्य अपराध भी होंगे। अगर उनको पता होता तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ ना कुछ बढ़िया लिखा होता। चलो मान लीजिए लिखा हुआ नहीं है तो लिख सकते हैं ना। अगर लोकतंत्र हमारा सबसे बड़ा है तो कानून भी हमारा सबसे बड़ा बना सकते हैं। तो बस यही उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी कोई बड़ा कानून लाएं जिसके अंदर लोगों को इंसाफ मिल सके, लोगों को न्याय मिल सके और इस तरीके के अपराधों की गिनती